नारायण पांडे जी, आपने पत्रकारिता में बहुत लंबी पारी खेली है और विभिन्न मीडिया संस्थानों में आपने अपना जलवा दिखाया है, काम दिखाया है, ऐसा मेरा मानना है। और आज हम मुद्दे की बात शिवहर्ष के साथ में आपका स्वागत करते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने अपने पत्रकारिता का सफर कहाँ से शुरू किया और कौन से मीडिया संस्थानों में आपने सीखने और काम करने का बेहतर मौका मिला? देखिए सर, मुझे शिव जी काम करते हुए लगभग 26 साल हो गए हैं। मैंने 97 में अपना करियर शुरू किया था दैनिक भास्कर इंदौर से। तब श्रवण जी वहाँ पे संपादक हुआ करते थे, स्थानीय संपादक थे वहाँ पे। उनने मुझको पहला ब्रेक दिया था। मैं वहीं पे पढ़ाई कर रहा था BJMC की, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो वहाँ पे स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, SJMC बोलते हैं उसको, DAVV का है। वहाँ से मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान ही मैंने जॉब शुरू कर दी थी। फिर भोपाल आ गया मैं भास्कर में। फिर भास्कर में मैं ट्रांसफर लेके दिल्ली चले गया, दिल्ली ब्यूरो। तो 99 के एंड में मैं दिल्ली पहुंच गया था, 2 साल के मध्य प्रदेश के जर्नलिज्म के बाद। और इसके बाद दिल्ली में मैं भास्कर में 2001 तक रहा। उसके बाद मैं टीवी में चले गया, जी न्यूज़ चले गया। जी न्यूज़ के बाद दैनिक जागरण का एक चैनल आया था IBN 7, चैनल 7 के नाम से, वो हमने लॉन्च करवाया। और फिर वापस मैं प्रिंट की तरफ लौटा। तो 2008 में मैं पहली बार संपादक बना नई दुनिया जबलपुर में। फिर दूसरी बारी मेरी भास्कर में चालू हुई 2010 में। तो फिर मैं भास्कर भोपाल का एडिटर बना मैं 2010 में। इंदौर का एडिटर रहा मैं। फिर स्टेट एडिटर में रहा छत्तीसगढ़ का दैनिक भास्कर में। फिर मेरी दूसरी पारी शुरू हुई नई दुनिया में। तो मैं बतौर ग्रुप संपादक, ग्रुप एडिटर, वहाँ भी काफ़ी समय तक रहा। वहाँ हाँ लंबे समय तक रहा। और मैंने फिर वहाँ पे एक करियर पूरी पारी खेली। और उसके बाद फिर तीसरी पारी मेरी फिर से दैनिक भास्कर में हुई, जब मैं दिल्ली का एडिटर बना। और दिल्ली एडिटर बनने के बाद फिर यहाँ पे मैं आ गया, जब NIN को हेड किया मैंने, जो नेशनल न्यूज़ रूम होता है, आइडिशन न्यूज़ रूम, उसको हेड किया। और उसके बाद मेरी जो बतौर जो मैंने नौकरी की, जो मैंने जॉब किया, वो मेरा आखिरी जॉब था। मैं रजत शर्मा जी के चैनल में, इंडिया टीवी में आखिरी इनिंग मैंने खेली थी। आखिरी वो था जी, भास्कर नहीं था? नहीं, इंडिया टीवी में आखिरी मेरा इनिंग थी। और इसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझको अपना कुछ काम खड़ा करना चाहिए। तो मैं अपना 10 सूत्र के नाम से मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना जो है वो चला रहा हूँ। भास्कर काफ़ी पॉपुलर मीडिया है आज की तारीख में, इंडिया में, मध्य प्रदेश में। तो आपने उससे क्या सीखा, मतलब आप क्या बताना चाहोगे कि भास्कर से? देखिए, आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, अच्छा कर पा रहा हूँ, खराब कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ, मुझे ये सब आप लोग के देखने का विषय है और आप लोग इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ भास्कर की वजह से हूँ। और उसके जो MD हैं सुधीर अग्रवाल, उनकी वजह से हूँ। आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे तराशा है। मतलब एक जो गीली मिट्टी होती है, उसको जो शेप देने का काम होता है, मेंटरिंग पूरी तरह। मैं वहाँ पे आपको बताऊँ, जो मैंने पहली पारी थी मेरी दैनिक भास्कर इंदौर में, जैसे मैंने आपको बोला 97 में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो पहला जॉब था 1200 रुपये का सिर्फ। और मेरा काम था प्यून से थोड़ा सा ऊपर उठ के वहाँ पे जो प्रेस रिलीज डिब्बे में डाल के जाते थे, वो उठा के लेके आता था मैं, और प्रेस रिलीज जमा के रखता था। ये मेरा पहला काम था। वहाँ से मैंने सीखा है। तो मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, वो सिर्फ दैनिक भास्कर और सुधीर अग्रवाल की वजह से कर पा रहा हूँ। चलो, बहुत मतलब ये मुझे आज अच्छा भी लगा कि नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कोई। अगर आप पत्रकार नहीं होते तो किस क्षेत्र में आप करियर बनाते हैं? अगर मैं पत्रकार नहीं होता तो मैं शायद कोई बहुत ही असामाजिक तत्व होता। ऐसा क्यों? मेरा कोई बहुत जो एजुकेशनल पूरा मामला रहता है वो बहुत ब्राइट नहीं था। मैं बहुत ही औसत या दोयम दर्जे का, जिसको विद्यार्थी कहता है, मैं वो था। मेरी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा रुचि थी नहीं। तो मैं कोई बहुत अच्छा कुछ कर पाता, ऐसा मुझे नहीं लगता। अच्छा, मैं या तो घर में खेती बाड़ी करते रहता। मतलब अच्छा रहा कि आपने पत्रकारिता को चुना। मैंने क्या चुना था? देखिए, मैं उसमें फिलॉसफी में जाना नहीं चाहता हूँ, दर्शन में जाना नहीं चाहता हूँ। मेरा ऐसा मानना निजी तौर पे कि ईश्वर ने आपके लिए बहुत गजब का प्लान हर किसी के लिए बना के रखा होता है। आपको उस प्लान को अचीव करने के लिए अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ानी पड़ती है, अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ती है। आप कुछ कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने आज कोई फिलॉसफी का मूड नहीं है, ना तो आपको मूड है, ना मेरा मूड है, ना कोई इंटरव्यू का ऐसा
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ वेल ड्राफ्ट है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सिर्फ आप आगे बढ़ते जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाला आपको सब कराते जाता है। आपने नौकरी छोड़कर 30 सूत्र शुरू किया जी। है ना, इसके बारे में कब सोचा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और आगे क्या प्लान है? देखिए, हम लोग के दिमाग में मैं कई दिनों से सोच रहा था, मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं सब लोग को बोलता भी हूँ कि ईश्वर ने अगर आपको काबिलियत दी है, आपको क्षमताएं दी हैं, तो आप में गट्स होना चाहिए कि आप सपने भी अपने देखें और रंग भी उसमें आप भरें। हाँ, क्योंकि आप प्रिंट मीडिया में रहे लेकिन आपने शुरुआत डिजिटल से की। हाँ, मैं देखिए फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने जो 4 विधाएं मैं मानता हूँ, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल, इसमें मैंने ईश्वर की बहुत अनुकंपा रही मुझ पे कि मैं प्रिंट मीडिया में रहा, टीवी में रहा और रेडियो में रहा। मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए लंबे समय तक काम किया, जो अमेरिका का हिंदी रेडियो है, अमेरिकी सरकार का जो होता है, तो मैंने तीनों विधाओं में काम किया था। सिर्फ एक ये विधा मेरी बची थी डिजिटल की, तो अब डिजिटल में मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था कि कुछ अपना काम खड़ा करना चाहिए, बहुत लंबा कैरियर हो चुका है, 25-26 साल का कैरियर हो गया है, उम्र भी बहुत तेजी से निकलती जा रही है। तो मैंने कहा कि अब अगर अभी हम नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये सोच के और फिर मेरे को मेरे साथी बहुत अच्छे मिल गए। देखिए, सबसे बड़ा मेरा ऐसा मानना निजी तौर पे कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी वेंचर हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कामयाब होता है टीम से। हाँ, बिना अगर आप टीम अच्छी खड़ी करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाता है। तो मुझे ईश्वर की बहुत मुझ पर कृपा रही कि मेरे पास एक मेरे ऐसे साथियों की टीम थी जिन पे मैं विश्वास कर सकता था, जो बहुत अच्छे काम करने वाले थे, जिन पे आंख मूंद कर, तो हम लोगों ने प्लान किया और आगे बढ़ गए हम लोग। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस तरह के ग्रेजुएट्स को मीडिया में करियर बनाना चाहिए। सैकड़ों मीडिया संस्थानों से ग्रेजुएट और पीजी निकलते हैं, उसमें से मात्र 20 या 25% ही उपयुक्त पाए जाते हैं। उनके पास जिसके पास स्किल्स है उन्हीं को नौकरी मिलती है, वही और कुछ कर पा सकते हैं। तो इसके लिए किसको आप दोषी मानते हैं और इसका समाधान क्या है? देखिए, जब इसमें सबसे बड़ी बात तो मुझे लगता है कि मैं कई बार मेरे को बच्चों से इंटरेक्शन का मौका मिलता है, मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ बच्चों को मालूम नहीं है कि उनको करना क्या है, देखा देखी करने लगे वो। मैं कई बार मेरे को मौका लगता है, मैं वाह लेने जाता हूँ बच्चों का, उनसे जब पूछते हैं कि क्या आप इसी में करियर बनाना चाहते हैं, तो कह नहीं साहब, ऐसा तो मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? तो मेरा दोस्त ही कर रहा था, मैं खाली था, पिताजी ने बोला कि ये कोर्स कर लो। तो ये जो एम्बिग्युइटी है, ये जो भ्रम की स्थिति है, ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करती है। आपको मालूम होना चाहिए। और आपको देखिए पंडित जी, मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर ने आपको एक टेक्सचर दिया है, एक आपका मिजाज है। सबसे पहले आपको मिजाज अपना समझना पड़ेगा कि मेरा मिजाज क्या है, एटीट्यूड क्या है आपका, और उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे। तो मैं कई बार देखता हूँ बच्चों का एटीट्यूड ही नहीं होता है, तो गलत देखा देखी। राजीव सरदेसाई ऐसे हैं, पहले बरखा दत्त बहुत देखी जाती थी, दीपक चौरसिया बहुत देखे, हर बच्चा यही बनना चाहता है। आज हम अपना संस्थान चला रहे हैं, जब बच्चे हमसे मिलने आते हैं, इंटरव्यू देने आते हैं, क्या करना चाहते हो? एंकरिंग। कॉलेज से निकलते ही वो राजीव सरदेसाई की बात कर रहे हैं, है ना। वो राजीव सरदेसाई, बरखा दत्त, दीपक चौरसिया, अर्णब गोस्वामी, रजत शर्मा, श्रवण गर्ग, ये सब प्रोसेस तक करके वहां तक पहुंचे। एक पूरी प्रोसेस उनकी रही है, वहां तक पहुंचे। बच्चों को आज क्या लगता है कि ये सब बहुत कैक वॉक है, हम बहुत आसानी से कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको बहुत मेहनत करने की, काम सीखने की, बिना घड़ी देखे काम करने की, काम सीखने की ललक हो, तो आपको जर्नलिज्म में आना चाहिए। नहीं तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा होगा तो फिर बहुत मुश्किल। और माफी चाहता हूँ, आप जो 20-25% बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि जो अच्छा काम कर पा रहे हैं। मैं आपको अभी का किस्सा बताता हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड इसलिए बोलना चाहता हूँ कि मैं नाम भी 20-25% भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ और आप जान रहे हो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे बच्चों के लिए संघर्ष कर रहा है। मैं आज अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, मैं आज आपसे अभी बात कर रहा हूँ, मैं कल 5 बच्चे अच्छे आ जाए, मैं 5 बच्चों को हायर कर सकता हूँ, लेकिन बच्चे मिल नहीं रहे हैं वैसे, क्योंकि स्किल नहीं है उनके पास स्किल नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी हालिया किस्सा, हम लोग ट्रांसलेशन करवाते हैं छोटा मोटा, जब कोई बच्चा आता है तो उसका रिटर्न टेस्ट लेते हैं, गूगल से ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ना हिंदी ठीक से आ रही है, ना इंग्लिश ठीक से आ रही है, ना मेहनत करने की जज्बा है उनमें। तो ये सब चीजें हैं। तो इसकी वजह से बच्चे, मुझे लगता है बच्चे अपना समय, अपने माँ बाप का पैसा, सब कुछ खराब करते हैं। अगर बहुत, और इसके लिए दोषी कौन है? देखिए, दोषी सब लोग हैं हमारे। सबसे बड़ा तो एजुकेशन सिस्टम हम लोग का इतना खराब है।
मैं कई बार किसी वीसी से मेरा इंटरेक्शन होता है, किसी प्रोफेसर से मेरा इंटरेक्शन होता है, मैं उनको बोलता हूँ कि आप बच्चों को ये करिए कि 7 डेज में से आप अगर 6 डेज क्लास लगा रहे हैं तो उनको बोलिए कि आपका 4 डेज आपका प्रैक्टिकल रहेगा, 2 डेज आपकी थ्योरी रहेगी। वो तो 80% प्रैक्टिकल मेरे होना हिसाब से चाहिए, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? ऐसा आप क्लासरूम में बैठ के कोई भी कला है उसको आप सिखा नहीं सकते, आप उसको मान सकते हैं, आप उसको पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि सिखा देंगे, वो पॉसिबल नहीं। आपने कभी पत्रकारिता की नहीं और आप पीएचडी करके क्या सिखाओगे उसको? ये जो गैप है, तो टीचर्स को भी अपना जो कैरिकुलम होता है, सिलेबस होता है, यूनिवर्सिटीज होती है, उनको समझना पड़ेगा कि हम बच्चों, और आज के डिमांड के मुताबिक नहीं है। अब बात जा रही है, आज एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है। आपको अभी आपने पढ़ा होगा, अखबार में खबर छपी थी कि जो जीपी चैट का पूरा मामला आ रहा है, उसमें 300 करोड़ नौकरियां पूरी दुनिया भर से जा रही हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ने वाला है वो फर्क पड़ने वाला है कंटेंट पे, कंटेंट राइटर्स जो है। अब हमको आपकी जरूरत ही नहीं है, हम आप बोलेंगे तो 10 तरह से वो आपको एक आर्टिकल निकाल के दे देगी, 10 तरीके से। तो ये जो हम भविष्य का मुकाबला कैसे कर पाएंगे, मालूम ही नहीं है। लेकिन चैट जीपीटी से पत्रकारिता नहीं चल सकती। नहीं चल सकती, वो ठीक है, वो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, 100% नहीं चल सकती, चैट जीपीटी से 100% नहीं चलेगी। लेकिन मैं जिसमें आपसे आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक सीनियर जर्नलिस्ट से आर्टिकल लिखाता था मैं कि आप इस पे आप एक आर्टिकल लिख दीजिए हमको, फिर किसी दूसरे से मैं ट्रांसलेशन कराता था उसका, तो 2 लोग के रोजगार चलता था। अब ये सब नहीं करना पड़ेगा हमें आने वाले समय में। आप देखिए जो एआई हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है, उसमें कितना कंटेंट बहुत आसानी से बन के निकल के बाहर आ रहा है। तो इसको कैसे हम फेस करेंगे, ये अभी से यूनिवर्सिटीज को, कॉलेज को सोचना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सरकार को सभी तरह की सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे मीडिया स्टार्टअप कंपनी और नौकरी करने वाले भी इस ओर सोचें। अब देखिए, ये तो बड़ा बहस का मुद्दा है। मैं बोलता हूँ कि क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप बेरोजगारी का सबसे सशक्त। हाँ, आपका कहना ठीक है, लेकिन शिव जी इस पे देखिए, ये है कि अगर आप वाकई में वैसे जर्नलिज्म करना चाहते हैं, मैं माफी के साथ आपसे ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहूंगा कि आप देखिए ना कि आज की जो जर्नलिज्म हो रही है, जर्नलिस्ट वो सारे फायदे उठा रहा है सरकार से जो उसको नहीं उठाना चाहिए। जैसे अब कुछ चीजें ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूँ, कुछ ऑफ रिकॉर्ड आपसे बोलूंगा मैं। हाँ, एक आध कोई जैसे आप 50 चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। एक चीज क्या मैं, और फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप एक बिजनेस करने बैठे हैं, आप डॉक्टर को तो नहीं बोलते कि हम आपको अस्पताल के लिए ऐसा करेंगे। आप एक दूसरा किराने व्यापारी को तो नहीं बोलते। अगर आप भी व्यापार कर रहे हैं, अगर मीडिया आपके लिए व्यापार है, तो फिर आपको क्यों सरकार से मदद मिलना चाहिए? और अगर व्यापार नहीं है, आप इतना नोबल प्रोफेशन की तरह उसको कर रहे हैं, उसमें आप एनजीओ जैसा चला रहे हैं आप उसको, तो फिर आपको भी मदद मिलनी चाहिए। मीडिया, मेरा मत ये है कि मीडिया व्यापार है, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे दैनिक भास्कर, उनकी कंपनियां हैं। हाँ। और वो कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो फिर क्यों आपको सरकार की मदद मिलनी चाहिए? अगर आप व्यापारी कर रहे हैं, जैसे आप खुद बोल रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं आप, मैं किसी अखबार का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप मॉल भी खोल रहे हैं, स्कूल भी खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं ना, विशुद्ध रूप से व्यापार कर रहे हैं। तो जब आप व्यापार कर रहे हैं, आप मुनाफा कमा रहे हैं। देखिए, मुनाफा अगर आपके व्यापार से, आपके धंधे से मुनाफा जुड़ गया है, तो सरकार की मदद क्यों नहीं चाहिए आपको? हाँ, और बाकी कोई भी, मेरे को लगता है कि इसको सोशल वर्क की तरह करने वाले तो मेरे को नहीं लगता है। तो बात खत्म हो गई, तो बात खत्म हो गई। उसमें आप भी हैं और मैं भी हूँ। मैं सबकी, तो मैं तो कभी डिमांड ही नहीं करता। आपको मालूम होगा शायद कि 10 सूत्र है जो वो सरकारी विज्ञापन नहीं लेता है। हमने बोल के रखा हुआ है कि हम सरकारी विज्ञापन नहीं लेंगे। अच्छा, किसी भी मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो, का मुख्य उद्देश्य और फोकस किस पर होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? देखिए, आज की तारीख में शिव जी जो जर्नलिज्म चल रहा है, वो इसको बहुत अभी लोगों को समझना चाहिए। सूचना और न्यूज, सूचना और खबर, इसमें अंतर है। जैसे आपने बोला कि एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो जर्नलिज्म को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। मैं आपके बात से एग्री हूँ, लेकिन अगर आप सिर्फ इवेंट को और हैपनिंग को खबर मान रहे हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। वल्लभ भवन के बाहर क्या हो रहा है, वल्लभ भवन के बाहर क्या हो रहा है, ये तो एक नॉन जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर सकता है। आज के दौर में क्या होता है, आपने देखा होगा, एक्सीडेंट होता है तो आदमी मदद बाद में करता है, वीडियो पहले बनाता है, ठीक है ना? तो वो वीडियो कोई बना सकता है, उसके लिए आपका जर्नलिस्ट होना कतई जरूरी नहीं है ना? आपका हाथ में मोबाइल है, उसमें कैमरा है, आप खट से वीडियो बना लेंगे, आप बता देंगे यहाँ पे ऐसा एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये घटना दुर्घटना आपने बता दी, ये इवेंट हुआ, ये हैपनिंग हुई। लेकिन वल्लभ भवन के कमरा नंबर सो एंड सो में, जिसमें सो एंड सो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठता है, या चीफ सेक्रेटरी बैठता है, या मुख्यमंत्री बैठता है, या फलाना मंत्री बैठता है, उसके पास कौन सी फाइल चल रही है, उसका पता लगाना और उसका इन्वेस्टिगेशन करना। तो देखिए, अब
वही मीडिया संस्थान और वही जर्नलिस्ट जिंदा रह पाएंगे जो इन्वेस्टिगेटिव इन डेप्थ इनसाइड की खबरें निकाल के लाएंगे, अंदर की खबर, जिसके लिए आपको जर्नलिस्ट होना जरूरी है। आप अगर सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन या मैं खुद लंबे समय तक सर्वाइव कर पाऊंगा, तो वो संभव नहीं है। एक मैं आपसे अपना ओपिनियन चाहूंगा कि किसी मीडिया का किसी राजनीतिक पार्टी के साथ होना या किसी राजनीतिक पार्टी का किसी मीडिया के साथ होना क्या ठीक है जो हो रहा है आजकल? बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं यूएस गया था 2012 में ओबामा का इलेक्शन कवर करने के लिए, दैनिक भास्कर में था उस वक्त में। वहां मैंने बहुत अच्छी चीज देखी। वहां पे चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, जो भी बड़े अखबार है, वो सब किसी ना किसी पार्टी को इंडोर्स करते हैं, लेकिन वो खुलेआम इंडोर्स करते हैं। देखिए, आप मेरी बात समझिए, वो खुलेआम इंडोर्स करते हैं। अगर आप किसी पार्टी से आप पार्टी का सामना मुखपत्र है शिवसेना का, ठीक है, तो सामना मुखपत्र है शिवसेना का, ऑर्गेनाइजर है, 5 जन है आरएसएस का, तो है। या तो आप खुले तौर पे आओ कि साहब हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इस पार्टी से सपोर्ट लेते हैं। आप मेरी बात समझिए। और यह है कि ये पार्टी अच्छा कर रही है इसलिए आप रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो तो आपकी रिपोर्ट हो गई। फिर वो तो कि अच्छे को अच्छा बोल रहे हैं, बुरे को बुरा बोल रहे हैं। कि जब आप फिर आप इशू बेस्ड चले गए, फिर आप इशू बेस्ड चले गए कि फलानी पार्टी ने अच्छा काम किया तो आपने तारीफ कर दी, खराब काम किया तो उसी का आपने खराब लिख दी कि ठीक काम नहीं कर रहा है। तो ये तो इशू बेस्ड हो गया। ये तो ठीक है, ये तो हर जर्नलिस्ट का कर्तव्य है। लेकिन काम खराब किया फिर भी आप उसकी वाह भी करते हैं, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है। और इससे जो आपका जो देखिए, मेरा मानना है कि जो जनजन का पूरा मामला है, ये पूरा आपकी क्रेडिबिलिटी पर टिका हुआ है। चाहे आप एज अ इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी की बात करें, चाहे एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिबिलिटी की बात करें, अगर आपके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फिर आप तो दूसरे पेशों में क्या अंतर रह गया? मेरे को लगता है शायद 30-40 साल पहले ही सुना था कि मीडिया या पत्रकार किसी के बेडरूम में भी पहुंच सकता है ना? तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मीडिया या पत्रकार को किस लेवल तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरह रिपोर्टिंग की जा सकती है, मतलब किस लेवल तक वो जा सकता है? नहीं, देखिए, अगर आप जिसको हम बहुत मतलब हो या कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, देखिए, कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होना चाहिए आपका। मान लीजिए आप किसी अधिकारी से आपके निजी संबंध है और आप उसके घर पहुंच गए और कोई फाइल रखी हुई है और आपने फाइल देख ली या उसने आपको दिखा दी फाइल निजी संबंधों के चलते, और फिर आप उसका मिसयूज करने लगे, तो मुझे लगता है ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। लेकिन उससे परमिशन लेके फिर बात दूसरी है, मैं आपसे करूँ ना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। आप विश्वासघात ना करें, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई नहीं बताना चाह रहा तो भी तो राइट है रिपोर्टर का कि हाँ, राइट है ना, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल। लेकिन नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं आपके पास निजी तौर पे आया। मैं आपको किस्सा बताता हूँ। मैं भास्कर में था, भास्कर में हम लोग की एक मीटिंग चल रही थी, तो उसमें बताया गया कि हमारे किसी एडिटर ने, वहाँ प्रेजेंटेशन होता है, तो उन्होंने बताया साहब कि देखिए, जयपुर की घटना है। जयपुर की विधानसभा में एक रिपोर्टर नकली टॉय गन लेके अंदर चले गया, विधानसभा के अंदर, और उसने वहां जाकर रिपोर्टिंग कर दी, अपनी फोटो खींच ली, देखिए साहब मैं टॉय गन लेके आ गया, फिर किसी ने चेक नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और उस खबर को बड़ा अप्रिशिएट किया जाने लगा वहां पे कि जो कितनी अच्छा काम किया इसने। मैंने उस पर ऑब्जेक्शन लिया। मैंने ऑब्जेक्शन ये लिया कि जर्नलिस्ट आमतौर पर, जब आप किसी वल्लभ भवन की हम बात करें, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, या आप विधानसभा की बात करें, जब हम लगातार कहीं जाते हैं तो आपके सिक्योरिटी के लोग हमको पहचानने लगते हैं कि जर्नलिस्ट है ये। आप मानते इस बात को? नहीं मानते। हाँ। और इसलिए आगे बहुत ज्यादा चेकिंग नहीं करते वो। हाँ। तो जर्नलिस्ट रोज आते हैं, शिव जी तो यार जाने दो इनको, आनंद जी रोज आते हैं, जाने दो इनको। तो अगर वो इसका आपको इसलिए जाने दे रहा है कि आप जर्नलिस्ट हैं और आप तो क्या कुछ रख के ले जाए, और आप बोले महान पत्रकारिता है, तो मैं इसको महान पत्रकारिता नहीं मानता। चेकिंग भी होती है, नहीं, चेकिंग होती है, लेकिन कई बार आप देखते हो, जैसे आप भी लगातार जा रहे हैं, गार्ड भी वो ये लगातार, तो पहचानने लगता है 2-4 दिन में आपको, क्या जर्नलिस्ट यहाँ तो रोज आते हैं। और इसको ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो आप किसी का फोटो भी लो, वीडियो भी बनाओ, तो उसका परमिशन लेके। मैं आपको बोल रहा हूँ, तो देखिए, हम लोग के हिंदुस्तान में ऐसा है नहीं। आप फॉरेन में जाएंगे और जरा सी बात पे आपको सू कर दिया जाता है, आपने फोटो क्यों लिया, कोई आप इसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग क्या इतनी अवेयरनेस नहीं है, सब चीजें चल रही है। मेरे पास भी जैसे कितनी बार कोई आते हैं तो वो सबसे पहले अपना कैमरा निकाल के आपका फोटो ले लो। मैंने कहा तुम काम करने अभी तो अपन कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं, फोटो लेके क्या करोगे? और यहाँ कुछ वो ऐसी कोई चीज भी नहीं हो रही है, तो लोगों को ये भी पता नहीं है कि वास्तव में किसी का वीडियो या फोटो कब लिया जा सकता है और कब उसका कमर्शियल इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। और उसकी परमिशन होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। वल्लभ भवन में भी आप उसके सेक्रेटरी के कमरे में चले गए, आपने जाते ही वो, बिल्कुल, मेरे को लगता है कोई डाका डाल रहा हो, चोरी कर रहा है, तो बात शायद वो दूसरी है, अदरवाइज तो परमिशन होनी चाहिए। अच्छा, एक हमेशा मतलब जो मुद्दे उठते हैं उसमें पत्रकारों की सुरक्षा हेतु क्या किया जाना चाहिए, और अगर पत्रकार सुरक्षित महसूस नहीं करता है तो वो रिपोर्टिंग कैसे करेगा?
मतलब मेरा भी ऐसा मानना है। आप ये बताइए शिव जी, आपकी तो उम्र भी मेरे से ज़्यादा है और मेरे से ज़्यादा आपका लंबा अनुभव होगा। आप ये बताइए कि मेरा ऐसा मानना निजी तौर पे, हो सकता है पूरी तरह गलत भी हूं मैं, लेकिन मैं निजी बात अपनी आपकी है, हाँ आपका मैं opinion। अपना ओपिनियन को कर रहा हूँ। हाँ। जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, मैं 27 साल से काम कर रहा हूँ और भगवान की मैंने अच्छा काम किया और अच्छी बड़ी बड़ी खबरें की। मेरे ऊपर तो कभी कोई हमला नहीं हुआ, राजदीप के ऊपर तो आज तक ऐसा कोई हमला नहीं हुआ, बरकत के ऊपर होना नहीं चाहिए, वो मतलब हो जाता है नहीं। तो देखिए, अगर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हम्म, आप किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप किसी से उगाही कर रहे हैं और आपके ऊपर हमला होता है, मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप जेन्युइन जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप सिर्फ खबर कर रहे हैं, खबर के आगे पीछे कोई आपके दांव पेंच नहीं है, हाँ। तो आप पे कोई हमला नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी करता तो नियम होना चाहिए, मतलब। नहीं, नियम होना चाहिए, वो तो सबके लिए, पत्रकार के लिए क्यों, आम आदमी के लिए भी होना चाहिए फिर वो तो। हाँ, वो तो क्यों नहीं होना चाहिए, डॉक्टर के लिए भी होना चाहिए वो तो, टीचर के लिए भी होना चाहिए तो। पत्रकार जो भी रिस्क हमेशा लेकर चलता है। नहीं, वो मैं मान गया आपकी बात, मैं आपकी बात से एग्री हूं, मैं बोल रहा हूँ सबके लिए होना चाहिए। देखिए, ये जो हम लोग को ये जो सिक्योरिटी तो सबके लिए है। सबके लिए होना चाहिए ना भाई, पुलिस सबके लिए है। पुलिस सबके लिए है ना, कि आप पत्रकार हो तो आपको सिक्योरिटी करेगी, आम आदमी बेचारे इसको छोड़ देगी, ऐसे मरने देगी, ऐसा नहीं हो सकता ना, सबके लिए करेगी वो। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप जेन्युइन जर्नलिज्म कर रहे हो, सिर्फ जर्नलिज्म ही कर रहे हैं, खबर को खबर की तरह देख रहे हैं, आप किसी के पीछे निजी तौर पर नहीं लगे हुए हैं, तो फिर मुझे लगता है लेकिन ये मुद्दा तो सालों से उठ रहा है और बात चर्चा भी हो रही है, गवर्नमेंट में भी हो रही है, पत्रकारों में भी हो रही है। हाँ, तो मैं देखिए, मैं इससे कतई मना नहीं कर रहा हूँ कि सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए, मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए, आप रिस्क उठा रहे हैं, आपको बिल्कुल सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप जेन्युइन जर्नलिज्म कर रहे हैं तो आप पर खतरा आता नहीं है। आमतौर पे बात कर रहा हूं मैं, कभी कभार कोई एक घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, बात दूसरी है, आप कहीं के आंकड़े आके पेश करते हैं कि साहब ये देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये किया है, वो दूसरे आंकड़े देखिए, मैं डाटा जो होता है, डाटा एक होता है, उसका देखने का नजरिया दूसरा होता है, तो किस डाटा को, किस डाटा शीट को कैसे प्रेजेंट करना है वो दूसरी बात है। लेकिन मेरा तो मानना है कि अगर आप जेन्युइन जर्नलिज्म करते हैं तो कोई दिक्कत आती नहीं है। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या है? मान लो आपको एक दिन पूरा मिल जाता है तो आप उसमें क्या करोगे? पढ़ूंगा, पढ़ाई करोगे, बुक्स या न्यूज़? बुक्स फिक्शन? नॉन फिक्शन। फिक्शन में मेरा कतई इंटरेस्ट नहीं है, मैं फिक्शन भी को हाथ भी लगाता हूँ। या तरह तरह की मैगजीन्स कभी आपने नहीं ट्राई किया? कभी तरह तरह की मैगजीन से भी कुछ अपन, देखिए मैं आपको या तरह तरह के न्यूज़पेपर्स जो दुनिया भर के आते हैं, ये सब तो पढ़ते ही होंगे, तो मेरी पढ़ने का, मेरी यानी आपने अगर पूछा, आप मेरे को बोलेंगे कि आनंद जी आपको मूवी देखना 3 घंटे की और एक बुक पढ़ना है, मैं बुक पढ़ूंगा। आप बोलेंगे आपको खेलना है, बुक पढ़ना है, तो मैं बुक पढ़ूंगा। आप मेरे को बोलेंगे घूमना है, बुक पढ़ना है, मैं बुक पढ़ूंगा। आप बोलेंगे घूमने जाना है, बुक पढ़ना है, मैं बुक पढ़ूंगा। यानी मेरी हर जगह पहली प्रायोरिटी बुक पढ़ना। इसके साथ आप खाना भी बनाते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल, खाना तो बिल्कुल नहीं बनाता है खाना नहीं बनाते क्या? मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना नहीं, वो तो बनाती ठीक है, लेकिन कभी शौक से लोग कुछ नहीं, अच्छा वो नहीं शौक, खाना बनाना मेरा भी शौक नहीं, बिल्कुल मेरा भी बिल्कुल मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा जो भी मेरे को जो भी समय मिलता है, तो समय कम मिल पाता है, लेकिन जो भी समय मिलता है मैं उसका भरपूर उपयोग पढ़ने में करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही शौक है मेरा। कभी कभार थोड़ा ट्रैवलिंग कर ली, बच्चों के लिए कहीं जाना है, उनके साथ चलेगा, छुट्टी मनाना, वो दूसरी बात है, लेकिन मेरा पहला और आखिरी शौक पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, बहुत अच्छा ऑब्जर्वर हूँ, चीज़ों को बहुत सही तरीके से देखता हूँ मैं, और थोड़ी बहुत फिलॉसफी झाड़ता हूँ, थोड़ी बहुत फिलॉसफी पढ़ता हूँ। आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, और सालों बाद शायद मैंने इस तरह की चर्चा आपसे पहली बार कर रहा हूँ, जबकि मैं आपको सालों से जानता हूँ, मिलते हैं, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ हम लोग का। हाँ, तो ये मैं बैठा बैठा एक प्लानिंग करता रहता हूँ कि कुछ पत्रकारों के भी इंटरव्यूज ले जाएं, उनसे कुछ सीखने की कोई न उम्र होती है, ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है। आज मैं भी आपसे कुछ सीखा, मुझे कुछ पता लगा। क्या मैं सिखा तो क्या पाऊंगा, आपसे अपने अनुभव शेयर कर सकता हूँ आपसे, तो वो भी आपने विभिन्न संस्थानों में कैसे काम किया, और आपका जो नेचर था वो क्या था, मालिक का नेचर क्या था, आपने वो सारी चीज़ें खुल के बताई, और बात भी आपने बताई कि सुरक्षा कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी आपने खुल के बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शुक्रिया, आपने बुलाया, आपने याद किया। मेट्रो में आपको बहुत धन्यवाद देता है समय निकालने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।